The pandemic has disrupted India's education system and widened the existing digital divide. इस पैंडेमिक ने हमारे इंडिया की जो एजुकेशन सिस्टम है उसको एकदम बुरी तरीके से डिसरप्ट कर दिया है, बुरी तरीके से अफेक्टेड कर दिया है। और जो भी हमारे पास एक मौजूदा एग्जिस्टिंग डिजिटल डिवाइड था, उनका जो गैप हो गया वो काफ़ी वाइडेंड हो गया है। ठीक है, गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या किया है, गवर्नमेंट की जो पहली प्रायोरिटी है उन्होंने फोकस किया लाइफ्स एंड लाइवलीहुड्स। ठीक है, जान है तो जहान है, उन्होंने फोकस किया है लाइफ एंड द लाइवलीहुड्स। और उन्होंने ये कोशिश की है कि पहले वेव और दूसरे वेव में एक संतुलन बनी रहे। ठीक है, आपने पिछले साल भी देखा था कि जैसे ही पहला वेव थोड़ा कम होना चालू हुआ सितंबर के बाद, तो धीरे धीरे मॉल्स खुले, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स खुले, स्कूल्स खुले, ऑफिसेस खुले। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि दूसरा वेव था 2021 का, उसका भी ख़त्म तो नहीं हुआ, लेकिन ग्राफ जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है, ग्राफ में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। तो हम ये आशा कर सकते हैं कि शायद आने वाले महीनों में हमको फिर से एक स्कूलों में बच्चे देखने को मिले, मतलब स्कूल खुलने की संभावना काफ़ी बढ़ गई है। अब देखिए, विद द फोकस बीइंग ऑन एनहांसिंग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वैक्सीनेशन, जो गवर्नमेंट का पूरा फोकस था वो इसमें था कि वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारे और वैक्सीनेशन को प्रमोट करे। लेकिन इन सब बातों के बीच में कहीं ना कहीं एजुकेशन काफ़ी पीछे छूट चुका है, या तो ये कह सकते हैं कि एजुकेशन पिछली सीट पे आ गई है, शिक्षा पिछली सीट पे आ गई है। एज गवर्नमेंट प्लान्स टू ओपन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, इट इज़ इम्पेरेटिव टू इन्वॉल्व अ कंट्री वाइड मॉडल फ्रेमवर्क। पूरे देश को ध्यान में रखते हुए एक कंट्री वाइड मॉडल फ्रेमवर्क की ज़रूरत पड़ेगी, और ये फ्रेमवर्क वो लोग अन्य देशों से भी ले सकते हैं। ठीक है, नमस्कार, मेरा नाम है कृष्ण मोहन और आप देख रहे हैं KM टॉक्स। आज की वीडियो होने वाली है, आज हम लोग बात करने वाले हैं, शुड वी अलाउ द लॉस ऑफ अनदर एकेडमिक ईयर ड्यू टू दिस पैंडेमिक। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। एक्चुअली ये आर्टिकल आया हुआ है, आर्टिकल या फिर इसको एक केस स्टडी के रूप में देख सकते हैं। हाउ कैन वी अवॉइड लूजिंग अनदर एकेडमिक ईयर टू द पैंडेमिक, एक सजेस्टिव आर्टिकल है जिनको लिखा है समीर कुमार ब्रह्मचारी ने। तो इस वीडियो में उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया है कि उनके हिसाब से गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप्स ले सकती है ताकि स्कूल्स रीओपन हो सकें। तो बिल्कुल आप फ्री हो, कमेंट बॉक्स में आप अपने आइडियोलॉजी बताओ, आपके अनुसार इस और क्या सजेस्ट आप दे सकते हो गवर्नमेंट को, ताकि वो और कैसे बेहतर कर सके स्कूल खोलने के लिए, या फिर और भी सारी चीज़ें हैं। लेकिन प्रायोरिटी यहाँ पे हमको स्कूल पे देनी चाहिए, क्योंकि जो पिछला 2 साल हुआ है स्कूल्स बिल्कुल नहीं चले हैं, बिल्कुल बंद थे। ठीक है, मुश्किल से मुश्किल 1 या 2 महीने की पढ़ाई हुई होगी, तो इसका कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट आगे देखने को मिल सकता है अगर ऐसे ही चलता रहा तो देखते हैं, इस पूरे आर्टिकल को समझते हैं और जानते हैं कि राइटर के अनुसार उन्होंने क्या क्या सजेस्ट दिए हैं वो गवर्नमेंट को कि वो स्कूल कैसे खोल सकते हैं। तो यहाँ पे राइटर ये कहते हैं कि हमने तो वैक्सीनेशन चालू कर दिया है 18+ एज ग्रुप के लिए, मतलब पहले क्या था, पहले 60 फिर 45+, लेकिन अब क्या हो गया है कि हमने 18+ के ऊपर जो भी हैं वो वैक्सीनेशन के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमको एक प्रायोरिटाइज देनी पड़ेगी, एक हमको प्राथमिकता देनी पड़ेगी उनको जो स्कूल या फिर कॉलेज में पढ़ाते हैं, स्कूल या कॉलेज में टीचर्स हैं। अगर हम बात करें स्पेशली गाँव में, रूरल इंडिया में, ठीक है, ऐसा एक मानना था, इट इज़ सेड दैट थाउजेंड ऑफ टीचर गॉट इन्फेक्टेड बाय कोविड एंड मैनी ऑफ देम इज कम टू द डिसीजेस। काफ़ी सारे टीचर्स, हज़ारों की संख्या में टीचर्स जो हैं वो कोविड से इन्फेक्ट हुए, और काफ़ी सारे तो ऐसे थे जो बीमारी से लड़ते लड़ते मर गए। इनमें से काफ़ी सारे जो टीचर ऐसे थे जो कि स्टेट या फिर पंचायत इलेक्शन में उनकी ड्यूटी लगी थी। ठीक है, द थर्ड वेव कुड स्ट्राइक आफ्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ओपन। अक्टूबर में तीसरी लहर है वो स्ट्राइक करेगी इफ टीचर्स एंड स्टाफ आर नॉट वैक्सीनेटेड बाय देन दे कुड बी। कहा जा रहा है कि शायद थर्ड वेव
अक्टूबर में आ सकती है। तब तक अगर टीचर और स्टाफ को वैक्सीनेट नहीं किया गया या फिर स्टूडेंट्स को वैक्सीनेट नहीं किया गया, दे कुड बी द वो पहले विक्टिम बनेंगे थर्ड वेव के हमारे। अगर एक डेटा के अनुसार 2014-15 का डेटा को वैक्सीनेट नहीं किया गया या फिर स्टूडेंट्स को वैक्सीनेट नहीं किया गया, तो वो पहले विक्टिम बनेंगे थर्ड वेव के हमारे। एक डेटा के अनुसार जो 2014 की संख्या 1.3 मिलियन है। अगर उनके हम स्टाफ की बात करते हैं जिनका डायरेक्ट कांटेक्ट रहता है स्टूडेंट के साथ, तो करीबन हम ये कह सकते हैं कि 6 मिलियन एजुकेशनल सेक्टर में एम्प्लॉयज़ हैं जिनको वैक्सीनेशन की ज़रूरत है। गवर्नमेंट क्या कर सकती है? गवर्नमेंट उनके लिए एक स्पेशल ड्राइव अरेंज कर सकती है बाय द मिड ऑफ जुलाई। ठीक है, देखिए मुश्किल है जुलाई में 6 मिलियन को वैक्सीनेट करना, लेकिन ये पॉसिबल हो सकता है। एक स्पेशल ड्राइव जो कि उसमें प्राथमिकता हम दे सकते हैं एजुकेशन सेक्टर में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उसमें सब आएंगे। टीचर्स जो स्कूल लेवल पढ़ाती हैं, जो यूनिवर्सिटी लेवल पढ़ाती हैं, और उनके स्टाफ्स जो भी हैं। ठीक है, इनमें से काफ़ी सारे टीचर्स जो हैं वो वैक्सीनेट हो चुकी हैं, लेकिन वो अर्बन एरियाज़ में हैं। उस जो शहरों में रहते हैं उन्होंने तो अपना वैक्सीनेशन ले लिया है, लेकिन जो यहाँ पे प्रायोरिटी है वो गाँव की बात हम लोग कर रहे हैं, स्पेशली कहाँ पे? रूरल एरिया में। ठीक है, वी मस्ट फोकस ऑन वैक्सीनेटिंग रूरल स्कूल एंड कॉलेज टीचर्स। अगर हम अपने टीचर्स को अगस्त के एंड तक वैक्सीनेट कर देते हैं तो ये पॉसिबिलिटी बन जाती है कि क्लास 11th और 12th की बच्चे स्कूल जाएं और वहाँ पढ़ाई करें। ठीक है, मतलब फिज़िकल क्लासेस स्टार्ट हो सकती हैं, और फिज़िकल क्लासेस वो भी फुल स्ट्रेंथ के साथ स्टार्ट नहीं होंगी, 50% स्ट्रेंथ के साथ क्लासेस जो होंगी वो चलेंगी। जो पहला मॉडल है जो ऑथर सजेस्ट कर रहा हूँ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, क्लास 11th के बैच को हम लोग मॉर्निंग में शिफ्ट कर सकते हैं और क्लास 12th के बैच को हम लोग आफ्टरनून में। ठीक है, विथ 50% अटेंडेंस। मतलब अगर मान लीजिए कि 100 बच्चे क्लास में हैं तो 50 बच्चे ही केवल आएंगे। ठीक है, केवल 50 बच्चे ही आएंगे। ठीक, 11th क्लास के बच्चे 50 आएंगे मॉर्निंग में, फिर 12th क्लास के बच्चे 50 आएंगे आफ्टरनून में। ठीक है, और ये फर्स्ट एंड थर्ड वीक मतलब ये कह सकते हैं कि जो ऐसा 50% वाला है केवल 15 दिन से चलेगा। पहले 15 दिन क्लास 11th और 12th के 50%, फिर आखिरी के 15 दिन क्लास 11th और 12th के बाकी के बचे हुए 50% स्टूडेंट्स। ठीक है, देखिए ये मॉडल इसलिए इफेक्टिव है क्योंकि यहाँ पे हमको गैप मिल रहा है, केवल 15 दिन ही आपको स्कूल जाना है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई ट्रांसमिशन भी होता है, मतलब कोई इन्फेक्ट भी होता है, तो उसके लिए वो एक लंबा सा क्वारंटाइन पीरियड मिल रहा है, और इसकी वजह से ट्रांसमिशन जो होगी वो ब्रेक हो सकती है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे ब्रेक द चेन्स ऑफ ट्रांसमिशन भी कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और जहाँ पे पॉजिटिविटी रेट जाता है 2 से 3% के ऊपर, वहाँ पे स्कूल्स ऑनलाइन टीचिंग दे सकते हैं स्टूडेंट्स को। ठीक है, मैं उस ज़िले की बात कर रहा हूँ जहाँ पे पॉजिटिविटी रेट 2 या 3% से ज़्यादा है, तो उन जगहों पे उन ज़िलों में स्कूल्स बच्चों को बुला तो सकते नहीं कि आप आइए और क्लासेस लीजिए, वो इंस्टेड ऑफ दैट दे कैन अरेंज ऑनलाइन क्लासेस। In India, a board examination, especially the class 12th exam, is a milestone. Over 10 million students in various state and central boards appear for a high secondary examination, which helps them to choose their future career. लेकिन इस साल थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है। गवर्नमेंट ने क्लास 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन को कैंसिल कर दिया है। CBSE की बात कर रहा हूँ, और भी काफ़ी सारे स्टेट्स बोर्ड्स हैं जिन्होंने अपने क्लास 10th और 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन को कैंसिल कर दिया है, और उन्होंने प्रायोरिटी दी है कि लाइफ, वही शुरुआत में मैंने बोल दिया था कि जान है तो जहान है। ठीक है, अगर इन सब के बाद भी अगर कुछ स्टेट्स डिसाइड करते हैं एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराने के लिए, तो वो कैसे कर सकते हैं? ये दूसरा रोल मॉडल है जो ऑथर सजेस्ट कर रहा है। पहला, कैसे हम लोग सेफ्टी के साथ एग्ज़ाम को कंडक्ट करा सकते हैं, जिसमें पहला उन्होंने सजेशन दिया है कंडक्ट एग्जामिनेशन इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, मतलब जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम को ख़त्म कर दो, कंडक्ट करा दो। अ मैक्सिमम ऑफ 6 डेज विदाउट एनी ब्रेक, लगातार पेपर करा दो। 6 सब्जेक्ट होते हैं, लगातार 6 दिन पेपर करा दो, पेपर ख़त्म। एक तो ये हो गया। दूसरा, कंडक्ट एग्जामिनेशन फॉर 2 hours इन ऑर्डर टू हैव मल्टीपल सेशंस।
या फिर जो एग्जामिनेशन की जो लेंथ होती है, जो ड्यूरेशन होता है, उसको कट करो, 3 घंटे की जगह 2 घंटे का पेपर करो, वो भी मल्टीपल सेशन में। जैसे सुबह 9 से 11 एक स्लॉट हो गया, फिर 12 से 2 दूसरा स्लॉट हो गया, फिर 3 से 5 दूसरा स्लॉट हो गया। और इन सब स्लॉटों के बीच में, ठीक है, क्लासरूम को प्रॉपर सैनिटाइज करो, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे टीचर्स भी इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि अगर एग्जामिनेशन होगा तो टीचर्स की ड्यूटी लगेगी, ताकि वो आप केवल इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के पेपर ले लो। जैसे क्लास 12 की बात करते हैं तो पीसीएम या फिर पीसीबी का पेपर ले लो, बाकी के पेपर मत लो, ठीक है। केवल मेन सब्जेक्ट के पेपर ले लो। और दूसरा ये है, ऑल एग्जाम्स शुड बी हेल्ड फॉर स्टूडेंट इन देयर रिस्पेक्टिव स्कूल। या तो जो भी बच्चे हैं उनके ही स्कूल में एग्ज़ाम दिलवा दो, उनके रिस्पेक्टिव स्कूल में एग्ज़ाम दिलवा दो, उनको किसी और स्कूल में ना जाना पड़े। लेकिन अगर उन्हीं के स्कूल में एग्ज़ाम होगा तो जानते ही हैं कि इंडिया में पेपर लीक बहुत तेज़ी से होता है, तो वहाँ पे उनके साथ फ्यू इन्विजिलेटर होने चाहिए, ठीक है, पास के स्कूलों के, ताकि कोई चीटिंग ना हो या फिर कोई माल प्रैक्टिस ना हो। उन्होंने एक आखिरी सजेशन दिया है, ओनली 50% वेटेज शुड बी गिवन फॉर द क्लास 12th एग्ज़ाम। केवल अगर क्लास 12th एग्ज़ाम बाई चांस हो रहा है कहीं पे, तो जो क्लास 12th का वेटेज है उसमें केवल 50% है, उनको मतलब वेटेज दो। और जो बचा हुआ 50% है वो प्रीवियस ईयर परफॉर्मेंस लो, मतलब क्लास 11 से लो। और जो भी बचा हुआ है मतलब 50% 11th और 10th के बेसिस पे ले लो। 100% हो गया, मतलब 50% वेटेज क्लास 12th का, और बाकी का जो 50% होगा वो 11th और 10th के परफॉर्मेंस में आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ये था बेसिकली क्लास 11th और 12th के लिए, बोर्ड्स के लिए, मतलब हायर क्लासेस के लिए। अब फाइनली हम लोग आते हैं प्राइमरी, मिडिल एंड सेकेंडरी स्कूल, ठीक है। ये अर्ली स्टेजेस ऑफ बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये सब। प्राइमरी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज फॉर एनी चाइल्ड। अब तो हालत ये आ गई कि नर्सरी के बच्चों को भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, वो क्या समझेंगे? आप खुद बताइए, वो क्या समझेंगे कि जो बच्चा नर्सरी में है या फिर केजी में, जो बच्चा हम कहते हैं कि 8 के मतलब जो 10th के नीचे है, उनको क्या ही समझ में आएगा। 11th और 12th के बच्चे थोड़े बड़े होते हैं, तो इसलिए उनको हम लोग स्कूल से बुला सकते हैं और वो जानते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब क्या होता है। लेकिन आप 10 या 12 साल के बच्चे को समझाएंगे सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब क्या होता है, तो उसको समझ में नहीं आएगा। या फिर आप किसी एक 6 साल के बच्चे या फिर 5 साल के बच्चे को आप ये समझाने बैठोगे कि व्हाट इज़ सोशल डिस्टेंसिंग, आप उसको बताओगे 6 फीट 10 फीट की दूरी बनाए रखें, तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो बेसिकली आइडियोलॉजी ये है कि अगर हम ऑनलाइन क्लासेस भी दे रहे हैं प्राइमरी या फिर मिडिल या फिर सेकेंडरी स्कूल को, तो उतना वो वैल्यू ऐड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग स्टेज में जब तक आप इंटरेक्ट नहीं करोगे टीचर से डायरेक्टली, तब तक आपके ऊपर वो उतना इम्पैक्ट नहीं जनरेट कर पाएंगे ऑनलाइन के माध्यम से। ठीक है, चलिए, ये बात तो है कि ऑनलाइन एजुकेशन हो रही है। अर्बन जो भी लोग शहर में रहते हैं, जो भी बच्चे शहर में रहते हैं, उनके पास तो इंटरनेट का एक्सेस है, मोबाइल का एक्सेस है, लाइट भी रहती है उनके यहाँ, तो मतलब कुछ ना कुछ वो सीख ही लेते हैं। लेकिन हम गांव की बात करते हैं तो ना, बच्चों के पास एक सर्वे के अनुसार अगर 10 परिवार में से केवल एक परिवार के पास मोबाइल होता है, 10 परिवार में से केवल एक परिवार के पास मोबाइल होता है, ठीक है। तो मतलब बाकी के 9 लोग तो हैंडीकैप्ड महसूस करेंगे अपने आप को, क्योंकि वो ऑनलाइन एजुकेशन का बेनिफिट नहीं उठा पा रहे हैं, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है वो वाला। रूरल एरिया की बात कर रहे हैं। अगर हम और भी थोड़ा डीप में जाते हैं, रूरल एरिया में जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं, तो वहाँ पे बच्चों को मिड डे मील नहीं मिल पा रहा इस पेंडेमिक के चक्कर में चलते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारे कुपोषण का शिकार भी हमको पेपर में आप न्यूज़ देखते होंगे कि यहाँ पे नहीं मिल रहा, तो बच्चों की जो ग्रोथ एफिशिएंसी है उसमें काफ़ी नुकसान देखने को मिला है, ठीक है। न्यूट्रिशनल डिफिशेंसीज हैं जो कि एक फेलियर है राइट टू एजुकेशन का, हम लोग इसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। In any case, children, especially in rural settings, do not seem to be following social distancing norm while playing in their localities. अगर आप गांव में जाओगे तो वहाँ बच्चे जब कॉलोनी में भी खेलते हैं तो वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता है।
तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि स्कूल में आएंगे तो वो सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करेंगे? ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, जैसे कि हमको मालूम है कि शायद ही स्कूल ओपन हो सकते हैं 2021। कंक्लूजन क्या निकलता है? देखिए, गांव के लिए मेनली कंक्लूजन क्या निकल सकता है, क्योंकि सबके पास तो मोबाइल और वाईफाई की सुविधा नहीं है, तो वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? इन कंक्लूजन, जस्ट एज वी नीड टू इम्प्रूव अवर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, वी नीड टू फोकस ऑन मिनिमाइजिंग द डिजिटल डिवाइड। ओके, हमें जो डिजिटल डिवाइड के गैप को काफ़ी मिनिमाइज करना पड़ेगा। तो ये कैसे हो सकता है? एक आप स्कूल ले लो गांव में, वहाँ पे आप इंटरनेट फैकल्टी सुविधा दो, वहाँ पे आप इसको वाईफाई लगवा दो ताकि बच्चे आके वहाँ पढ़ सकें। ठीक है, एक आप कम्युनिटी लर्निंग कम्युनिटी सेंटर खोल सकते हो विथ वाईफाई फॉर कंटिन्यूड लर्निंग। गवर्नमेंट को यहाँ पे कंप्यूटर्स नोटपैड के लिए एक बजट एलोकेट करना पड़ेगा, बेसिकली इन गवर्नमेंट स्कूल एंड कॉलेजेस। ठीक है, और हम लोग एजुकेशन को केवल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रमोट नहीं कर सकते, उसके लिए हम लोग टीवी इज़ द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि सबके घर पे टीवी तो होता ही है। अगर टीवी नहीं है तो रेडियो इज़ द बेस्ट ऑप्शन, आप रेडियो पे एजुकेशन को प्रमोट करो। ओके, तो इस तरह से ऑथर ने अपने कुछ सजेशंस दिए हैं जिसकी वजह से वो डिजिटल डिवाइड को इंडिया में कम कर सकते हैं। एल्स वी कुड लूज वन जनरेशन ऑफ क्रिएटिव चिल्ड्रेन who would have given equal opportunity contributed to the national economic activity more effectively। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम बेसिकली एक जनरेशन, जो एक क्रिएटिव चिल्ड्रन की जो जनरेशन है उसको खो देंगे, जो कि इंडिया की इकोनॉमिक्स में अपना रोल प्ले कर सकते थे मोर इफेक्टिवली अगर उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती तो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल जल्दी लेके आएंगे दूसरी वीडियो, एक केस स्टडी के रूप में आप इसको देखिएगा और इसको आप समझिएगा और अपने भी विचार ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि आपके ओपिनियन क्या है, आप कैसे गवर्नमेंट को सुझाव दे सकते हो ताकि वो स्कूलों में स्कूल ओपन कर सके और बच्चों की पढ़ाई में कोई रुकावट ना आए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।